आज हम भारतीय संविधान के भाग 3 को डिस्कस करेंगे। भाग 3 में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट का वर्णन किया गया है। पिछले वीडियो में हम भाग 2 और भाग 1 को देख लिया था। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। भाग 2 से जो क्वेश्चन बनने वाले थे हम बता दिए। नागरिकता से जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे हम सारे के सारे एमसीक्यू करवा दिए हैं। भाग 3 से जो भी क्वेश्चन बनेंगे हम कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन को आपके समक्ष लाया जाए। चलिए, मूल अधिकार, इसे हमें पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मूल अधिकार व्यक्ति के जीवन से संबंधित है और हर व्यक्ति को अपना अधिकार के बारे में तो पता होना ही चाहिए। चलिए, इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार। मूल अधिकार होता क्या है? मूल अधिकार बोलिए या फिर आप मौलिक अधिकार बोलिए, दोनों में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों एकदम समान शब्द है। इसलिए चलिए हम बात करते हैं मूल अधिकार का। मूल अधिकार सबसे पहले समझेंगे कि क्या होता है। देखिए, व्यक्ति के जीवन से संबंधित यह अधिकार है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के पास यह अधिकार सरकार द्वारा इसलिए दिया गया है क्योंकि वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके, संपूर्ण आर्थिक जीवन में विकास कर सके और आगे बढ़ सके। उन्हें कुछ विशेषाधिकार दिया है व्यक्ति से संबंधित, यानी कि अगर हम साफ भाषा में कहें तो व्यक्ति के जीवन सुधार हेतु सरकार यह अधिकार व्यक्तियों को दिया है और इस अधिकार को सरकार वापस अपने मर्जी से नहीं ले सकती है। इसीलिए इसे हम मूल अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट कहते हैं। देखिए, आपको कुछ यहां पर दिख रहा होगा बोर्ड में, क्या दिख रहा है? व्यक्ति के जीवन एवं उसके संपूर्ण विकास हेतु सरकार द्वारा एक विशेष अधिकार प्रदान किया गया है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक विशेष प्रकार का अधिकार प्रदान किया गया है जिसे मूल अधिकार कहते हैं। अब यहां पर क्या है, इन अधिकारों में राज्य द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किए जा सकते हैं। समझ में बात आया? यानी कि आपका जो ये फंडामेंटल राइट है इसमें सरकार द्वारा यानी राज्य के किसी भी, चाहे वो त्रिस्तरीय लेवल पर हो या फिर सरकार के राज्य स्तर पर हो या केंद्र स्तर पर हो, सरकार इसे हमसे वापस नहीं ले सकती है। इसे हम मूल अधिकार कहते हैं, इसे मूल अधिकार कहा गया है। आप इसे समझे होंगे। देखिए, मूल अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में दिया गया है। मूल अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में दिया गया है और अगर हम देखें तो अनुच्छेद 395 होता है जिसमें से मूल अधिकार को अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के बीच में पढ़ना है। अब बात यह आता है कि इसे संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? देखिए, मैग्ना कार्टा जो शब्द है सबसे पहले ये इंग्लैंड के राजा एक थे, इंग्लैंड के राजा थे सर जॉन, ठीक है। सर जॉन ने अपने सामंतों पर लागू किए थे, यानी कि सर्वप्रथम मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड के राजा सर जॉन जो थे उन्होंने अपने सामंतों पर लागू किए गए थे। यानी अपने सामंत, जो उसका सामंत होता था यानी कि मजदूर होता था, उस पर लागू किया गया था और उसमें यह बताया गया था कि आपसे यह अधिकार कोई छीन नहीं सकता है, ले नहीं सकता है। आपको जो अधिकार राज्य द्वारा प्रदान किए गए हैं इस अधिकार को कोई भी नहीं ले सकता है। अब मूल अधिकार जो हैं हमारे संविधान में कहां से जोड़ा गया? तो हमारे संविधान में मूल अधिकार को यूएसए से जोड़ा गया, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से इसे उठाया गया। आप इसे समझे होंगे। ध्यान से बात समझिए कि यह अधिकार कोई व्यक्ति पर लागू होता है, ना कि किसी राज्य के सरकार पर, ना कोई कर्मचारी पर, नहीं। यह अधिकार एक सिंपल साधारण व्यक्ति पर लागू होता है। आप इस बात को समझे होंगे। आगे देखिए, कहता है मूल अधिकार जरूरी क्यों? मूल अधिकार जरूरी क्यों है? देखिए, मूल अधिकार जरूरी इसलिए हैं क्योंकि मूल अधिकार
इस प्रकार का अधिकार है कि व्यक्ति का पर्सनल अधिकार है, जिसमें सरकार कोई मनमानी व्यक्तियों के साथ नहीं करे, इसीलिए हम इसे मूल अधिकार कहते हैं, ताकि व्यक्ति अपना व्यक्तिगत आर्थिक रूप से विकास कर सके। यानी कि किसी देखे होंगे कि अंग्रेजों के समय में क्या था, अंग्रेजों के समय में व्यक्तियों पर अत्याचार होता था, उनके जमीन को छीन लिया जाता था, उनके घर को जला दिया जाता था, इसलिए ऐसा कार्य सरकार ना करे किसी अन्य व्यक्तियों के साथ, इसीलिए उसे फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए हैं। आशा करते हैं कि आप इसे समझे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, कहता है कि सर्वप्रथम 1928 में नेहरू समिति द्वारा इसका मांग किया गया। यानी कि 1928 ईस्वी में, सोचिए कि अंग्रेजों का समय होगा उस समय, 1928 ईस्वी में नेहरू समिति में, जिस समय क्या कहते हैं कि मोतीलाल नेहरू हुआ करते थे, और मोतीलाल नेहरू ने भारत के लोगों के लिए सर्वप्रथम इस अधिकार का मांग उठाया, क्योंकि भारत के लोगों पर बहुत सारे अंग्रेज क्या करते थे, बहुत सारा जुल्म करते थे, उनके अधिकारों को छीन लेते थे, घर जला दिया जाता था, पानी पीने तक नहीं दिया जाता था, इसीलिए यह अधिकार हमें दिया गया। अब देखिए, मौलिक अधिकार का रक्षा स्वयं जो है हमारे संविधान करते हैं। संविधान कैसे करते हैं, अनुच्छेद 32 कहता है कि अगर आपका कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकार छीनने के या लेने की कोशिश करता है तो सीधा आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर के अपना याचिका दर्ज करवा सकते हैं और अपना मूल अधिकार वापस ले सकते हैं। तो इसमें जो है मौलिक अधिकार अगर कोई निरस्त कर सकता है तो वह है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के बारे में हम समझेंगे इसको अच्छे से कि राष्ट्रपति निरस्त कब कर सकता है, आने वाले सेशन में हम समझेंगे। देखिए, अभी तो हम ये क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट अभी पढ़ रहे हैं, अभी बहुत सारा चीज हमें पढ़ना है इसमें। ठीक है, आप अच्छे से समझिए और जानिए, आपको कोई भी तरह का किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ये मेरा गारंटी है। और कोई भी दिक्कत होता है आप मुझे बेहिचक कमेंट में बताइए, हम कोशिश करेंगे कि जवाब देने। आगे अब देखिए क्या है, मौलिक अधिकार सर्वप्रथम हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार था वो 7 था, लेकिन वर्तमान में 6। अब 6 किस प्रकार से, देखिए सबसे पहले यहां पर दिया गया है समता का अधिकार। समता बोलिए या समानता बोलिए, इसको वर्णन जो किया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में इसको वर्णन किया गया है, समानता का अधिकार। दूसरा जो अधिकार आता है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, इसे हमें पढ़ना है 19 से लेकर के 22 तक में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको पढ़ना है 23 से लेकर के 24 तक में। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको 25 से 28 तक में पढ़ना है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 19 से 30 तक में पढ़ना है, जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह आर्टिकल 32 तक में पढ़ना है। अब बोलिएगा कि सर इसमें तो 31 छूट गया, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, 31 छूट गया। देखिए 31 मेरा जो था इसमें संपत्ति का अधिकार था, इसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार था, और ये संपत्ति का अधिकार को सरकार क्या किया, वापस ले लिया, यानी कि नागरिकों से वापस ले लिया। कब ले लिया, तो याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, ये 1978 में हुआ था। और 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसे मूल अधिकार से हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है, मूल अधिकार से उसे हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया और उसे 301 में शामिल कर दिया। ठीक है, आप समझे होंगे, 300A में से शामिल कर दिया। अब यूं बोलिएगा कि सर हमें समझ में नहीं आया कि ये क्या मतलब है 300A। 300A पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ 2 बात समझिए, एक होता है कानूनी अधिकार, एक होता है मूल अधिकार। हम अभी बता दिए, मूल अधिकार का मतलब ये हो जाता है कि जो सरकार आपसे नहीं ले सकता है उसको हम मूल अधिकार कहते हैं, और कानूनी अधिकार वो होता है कि सरकार कानून के माध्यम से आपका यह अधिकार छीन सकता है, ले सकता है, उसको हम बोलेंगे कानूनी अधिकार।
आई होप आप समझे होंगे। इसे 300A में शामिल कर दिया गया है, ये आप याद रखिएगा। और दूसरा बात, इसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। देखिए संपत्ति के अधिकार को हटाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मान के चलिए कि अब सरकार कोई परिवहन, यानी कि मान लीजिए कि कोई सड़क बना रहा है और उस सड़क के बीच में आपका घर पड़ गया। सरकार इधर से सड़क बना रही है, यहाँ पर आपका घर पड़ गया या आपका जमीन पड़ गया, तो ऐसे में आप बोलिएगा कि ये मेरा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि आप हमारे जमीन पर ले जाकर सड़क पास नहीं कर सकते, यानी कि सड़क हमारे जमीन के पास से नहीं ले जा सकते हैं। तो ऐसे में सरकार को क्या करना पड़ता, यहां से नीचे आना पड़ता और घूर के जाना पड़ता। पता चला कि यहां भी किसी का जमीन है, अब उसके वो बोलेगा कि ये मेरा तो पर्सनल अधिकार है, अब ये हम यहां से जाने नहीं देंगे। तो ऐसे में परिवहन माध्यम में या किसी भी प्रकार का इंडस्ट्री को स्थापित करने में सरकार को दिक्कत होने वाली थी, इसीलिए सरकार ने इसे मूल अधिकार के दायरे से हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया। और जब चाहे आपसे किसी भी प्रकार का जमीन सरकार ले सकता है, हाँ बशर्ते आपको उसका कुछ बेनिफिट मिल सकता है। जैसे पहले तो ये था कि जमीन लेने के क्रम में नौकरी दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है। अब आपका ये होता है कि आप पैसा ले लीजिए और जा करके आप जमीन खाली कर दीजिए। ठीक है, आशा करते हैं कि आप चलिए अब हम समझते हैं अनुच्छेद सबसे पहले 12 को। इसमें विशेष कुछ नहीं कहा गया है, ये राज्य का परिभाषा देता है। राज्य का परिभाषा कैसे देता है, कहता है कि राज्य कोई ऐसा काम नहीं करेगा, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे व्यक्ति के मूल अधिकार को छीन लिया जाए, यानी मूल अधिकारों का उल्लंघन या मूल अधिकारों का हनन। ऐसा राज्य कोई कानून नहीं बनाएगा। देखिए कानून नहीं बनाने का मतलब ये होता है कि राज्य का मतलब देश से भी है, राज्य से भी है और अपने ग्राम स्तर से भी। ठीक है, अब ग्राम स्तर से मान के चलिए कि किसी दो व्यक्ति के पास झगड़ा होता है और दो व्यक्ति इस प्रकार से लड़ते हैं और वो जाते हैं सरपंच के पास। सरपंच के पास जाता है, अब सरपंच बोलेगा कि दोनों व्यक्ति आज से 10 दिन तक खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो बताइए ऐसे में दिक्कत होता है कि नहीं होता है? ऐसे में व्यक्ति को दिक्कत हो सकता है। एक हम एग्जांपल लिए, ऐसे बहुत सारा चीज है, बहुत सारा नियम है, कानून है। तो किसी भी प्रकार का मूल अधिकारों का हनन नहीं हो, चाहे व्यक्ति गलत कर दिया हो तो उसका सजा एक अलग होना चाहिए, एक अलग तरीका से होना चाहिए, ना कि उसका पर्सनल अधिकार को छीन लिया जाना चाहिए। अब उसका पानी बंद कर दीजिएगा तो वो कैसे जिएगा? तो ये हमारे मूल अधिकार में शामिल हो गया। तो राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे लोगों का मूल अधिकार का हनन हो। अब राज्य में यहाँ पर देखिए राज्य भी है, इसमें डिस्ट्रिक्ट भी आ जाता है, ग्राम कचहरी भी आ जाता है और ग्राम प्रधान, मुखिया, सरपंच सब के लिए यह कानून बराबर लागू होता है। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई गलत कानून राज्य नहीं बनाएगा जिससे लोगों का मूल अधिकार छीन लिया जाए। ज्यादा अगर जुर्म किया है तो उसे आप सजा दीजिए, उसे जुर्माना लगाइए, उसे और भी तरीका पनिशमेंट देने का, लेकिन आप उसका मूल अधिकार नहीं छीन सकते हैं। तो आप ये बात अनुच्छेद 12 समझ गए होंगे। चलिए आगे अनुच्छेद 13 क्या कहता है? कहता है कि कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकार के माध्यम से असंगत कार्य करता है तो उसे शून्य मान लिया जाएगा। अब वो संगत कार्य देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि हमें मौलिक अधिकार दे दिया, अब मौलिक अधिकार में क्या है, जैसे हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, कहीं बोलने की आजादी है, स्वतंत्रता की आजादी है, कहीं घूमने की आजादी है, कहीं चलने की आजादी है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें मौलिक अधिकार दिया गया है तो हम अपना मौलिक अधिकारों का पालन करें, ना कि अगर हमें अभिव्यक्ति की आजादी है तो बोलने की आजादी है तो किसी को हम गाली दे दें या किसी को दुख पहुंचाएं, तो ऐसे में मेरा मूल अधिकार शून्य हो जाएगा। मूल अधिकार को शून्य मान करके आप पर मुकदमा चलाया जा सकता है, वो भी सरकार द्वारा, और सरकार इसका खुद निर्णय लेगा। देखिए संविधान लागू से पूर्व जो भी नियम बनाए गए वो वर्तमान में लागू रहेंगे। यानी कि संविधान जब लागू नहीं हुआ था, संविधान जब लागू हुआ तो संविधान के पहले जो भी नियम थे
वह अभी भी लागू रहेंगे, बशर्ते कोई मौलिक अधिकार पे किसी तरह का कोई आंच नहीं आए। जैसे हम बात करें आईपीसी, अब देखिए आईपीसी क्या है। आईपीसी की धारा सुने होंगे 101, 102, 103, ये हमारे लिए एक नियम बनाए गए थे, एक कानून के अनुसार दंड देने का अधिकार बनाए गए थे, यानी कि इंडियन पैनल कोड, यानी कि दंड, यानी कि इसको हम कहते हैं भारतीय दंड संहिता। ठीक है, अब भारतीय दंड संहिताओं में इनमें कानून बनाया गया कि आपको वो किसी भी प्रकार का जुर्म करते हैं तो आपको सजा दी जाएगी। लेकिन यहां पर क्या है, ये वाला बात तो मेंशन रहेगा, जुर्म दिया जाएगा, ये बात सही है, तो ऐसे ऐसे चीज लागू रहेंगे। लेकिन अगर कोई उसमें गलत गतिविधि है, जैसे किसी कोई कानून ऐसा है जिसमें मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उन मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु उनको निरस्त कर दिया जाएगा, उन कानून को निरस्त कर दिया जाएगा, अल्पीकरण कर दिया जाएगा। आपको ये बात समझ में आया। दूसरा बात हम वही बताएं कि अगर कोई व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिया है तो मौलिक अधिकार का वह पालन करे, यानी कि अगर हमें बोलने का आजादी दिया है तो हम वही बात बोले जो लोगों को अच्छे से समझ में आए और लोगों के लिए कोई गलत प्रकार का कार्य न करे। यानी कि हम जब बोलते हैं तो उनके हित में बोले या अपने हित में बोले, उनको बुरा ना लगे, इसलिए मौलिक अधिकार हमें प्रदान किया गया है। तो आप इसे समझे होंगे, अल्पीकरण अनुच्छेद 13। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार या फिर समता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब ये हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के राजनीतिक समता, नागरिक समता और सामाजिक, यानी कि सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से, यानी कि यहां पर बात किया गया है व्यक्ति को राजनीतिक समानता मिलेगा, व्यक्ति को नागरिक समानता मिलेगा और व्यक्ति को सामाजिक समानता मिलेगा और व्यक्ति को आर्थिक समानता मिलेगा। राजनीतिक समानता का मतलब ये हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजनीति में पूरा अधिकार रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे वह भिखारी हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे वह मिडिल क्लास हो, किसी भी तरह का व्यक्ति है तो उसे राजनीतिक में इक्वल, एक समान उसे नागरिकता प्रदान किया जाएगा, यानी मौलिक अधिकार समान सबके लिए है। अब नागरिक समानता मतलब सब व्यक्ति एक समान होगा, सामाजिक रूप से भी समाज में किसी भी प्रकार के व्यक्तियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो, चाहे आर्थिक रूप से मजबूत हो, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए हमारे संविधान में बहुत अच्छा बात कहा गया है कि अगर कोई आदमी अगर खाना भी एक टाइम का उसे नसीब नहीं हो रहा है तो उसे राजनीतिक में 100% हिस्सा लेने की आवश्यकता है, और अगर किसी व्यक्ति का 18 प्लस एज हो गया है तो उस व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है। यही तो राजनीतिक समानता है ना। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भिखारी भी है, कोई व्यक्ति अमीर, मान लीजिए मुकेश अंबानी है और मान लीजिए हम दोनों में बहुत धरती आसमान के अंतर है, वो इतना अमीर आदमी है, हम इतना गरीब आदमी है। अब यहां पर बात आता है क्या मुकेश अंबानी को 10 वोट देने का अधिकार है? नहीं, ऐसा हमारा संविधान नहीं कहता है। मेरा संविधान कहता है अगर कोई व्यक्ति अमीर है चाहे कोई व्यक्ति गरीब है तो उसे एक वोट ही देने का अधिकार है। इसे हम कहते हैं कि राजनीतिक समानता। ठीक है, आप इसे समझे होंगे। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समता का अधिकार। अब इसमें हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। इसमें जो आर्टिकल है 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि ये जो दिया गया है समानता का अधिकार, इसमें समानता को हम कुल 18 तक में देखेंगे। चलिए आगे समझते हैं। आगे जो इसमें बात किया गया है अनुच्छेद 14। अब अनुच्छेद 14 में 2 प्रकार का विधि दिया गया है। कहता है क्या? विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ। ठीक है, दूसरा है इसमें विधि के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इसको समझते हैं कि इसमें 2 बात किया गया है। विधि के समक्ष समता का मतलब क्या होता है? कानून के लिए सब समान, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए कानून बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? मान लीजिए
कि कोई रिच मैन है, कोई अमीर आदमी है और कोई गरीब आदमी है, यानी कोई मान लीजिए पुअर मैन है। ये दो प्रकार का व्यक्ति है। अब गरीब आदमी है और अमीर आदमी है, ये एक एक्सीडेंट करता है और एक्सीडेंट में किसी एक आदमी का मौत हो जाता है या किसी को धक्का मार देता है, और गरीब आदमी भी किसी को धक्का मार देता है गाड़ी से किसी भी प्रकार से, तो उस व्यक्ति पर अगर ये व्यक्ति मान लीजिए मर जाता है और ये भी व्यक्ति मर जाता है, तो सरकार के दायरे में कानून एक समान न्याय करेगा। ठीक है, तो विधि के समक्ष समता आप समझे होंगे कि किसी भी प्रकार का आदमी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर गरीब भी मर्डर करता है तो बराबर कानून सजा देगा, और अमीर भी अगर मर्डर करता है तो उसे भी कानून बराबर सजा देगा। यहां पर विधि के समक्ष यानी इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ ये कहता है कि किसी भी प्रकार के व्यक्ति के साथ कानूनी रूप से भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए, दूसरा बात आता है कि विधि के समान संरक्षण। अब यहां पर समझेंगे थोड़ा विधि के समान संरक्षण का। देखिए, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी इक्वल प्रोटेक्शन लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अमीर है, ठीक है, अब यहां पर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है समझिए, और कोई व्यक्ति गरीब है, ठीक है। अब ये व्यक्ति मर्डर किया, ये व्यक्ति मर्डर किया और ये व्यक्ति भी मर्डर किया, ठीक है। अब ये व्यक्ति का आय जो है मान लीजिए 10,000 रुपया महीने की आय है, और इस व्यक्ति का जो आय है वो 5 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है, ठीक है। अब 5 लाख रुपया इसकी आय है कितना, 10,000। अब मान लीजिए ये भी मर्डर किया, ये भी मर्डर किया। अब इसमें इसको जुर्माना लगाया 50,000 और इसको भी जुर्माना लगा दिया 50,000। सपोज दैट, आप समझिए यहां पर, ठीक है, दोनों को जुर्माना लगाया 50,000। अब देखिए यहां पर इसके लिए 50,000 क्या कोई मायने रखेगा, क्योंकि ये 5 लाख रुपया महीने का कमा रहा है और ये 10,000 रुपया महीने का कमा रहा है, तो इसके लिए 50,000 रुपया बहुत मायने रखेगा। यानी कि ऐसे में मेरा संविधान कहता है कि कोई अगर गरीब आदमी है तो उसे आर्थिक रूप से कुछ छूट दिया जा सकता है। आप इस बात को समझे होंगे, इसीलिए यहां बात किया है विधि के समान संरक्षण। यानी ये मेरा कानून कहता है कि थोड़ा सा अमीर और गरीब देख करके गरीबों को थोड़ा सा सहायता प्रदान किया गया है, क्योंकि अगर ये 50,000 देता है तो कोई मायने नहीं रखता, फिर से वो मर्डर कर देगा, लेकिन ये दोबारा मर्डर नहीं करेगा, लेकिन ये आदमी बर्बाद हो सकता है, पूरा घर उसका बर्बाद हो सकता है, उसका बीवी बच्चा है जो भी है सबके सब बर्बाद हो सकता है। तो आप इसे समझे होंगे। चलिए, अब इसमें प्रमुख बात क्या है, अपवाद में क्या होता है। देखिए, अपवाद में यह है कि अन्य देशों के राज्य प्रमुख, अगर उसके लिए प्रोडक्शन यहां पर दिया गया है कि किसी भी देश का अगर राज्य प्रमुख आता है, मान लीजिए अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप भारत आता है और वो यहां आकर के किसी भी प्रकार का गड़बड़ कर देता है या किसी भी प्रकार का मर्डर कर देता है या एक्सीडेंट में किसी को जान मार देता है, तो उसके लिए यहां पर छूट दिया गया है कि इसे कुछ नहीं किया जाएगा। अच्छा, दूसरा बात कहता है राष्ट्रपति, राज्यपाल, यूएनओ के प्रतिनिधि, भारतीय मीडिया। यहां पर इस प्रकार का हमारा संविधान के अनुच्छेद 361 में ऐसा प्रावधान दिया गया। इसको हम एक एक करके थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, राष्ट्र प्रमुख अगर आता है तो ध्यान से सुनिएगा कि जब तक वह अपने पद पर बने रहेंगे तब तक उसे कोई किसी भी प्रकार का सजा नहीं होगा, लेकिन जैसे वो अपने पद से निष्कासित होंगे उसे विधि के समान ही सजा दिया जाएगा। अब राष्ट्रपति अगर मर्डर भी कर देता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, राष्ट्रपति मर्डर कर दे, कुछ भी कर दे, उसे कुछ नहीं किया जाएगा। कानून उसके लिए कोई कारावास या किसी भी प्रकार का विधान नहीं वर्तमान समय के लिए बनाया है। लेकिन जब ये राष्ट्रपति के पद पर से हट जाएंगे तो उसको वही सजा मिलेगा जो एक गरीब आदमी को मिलता था मर्डर करने पर। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो ये है, यूएनओ के प्रतिनिधि अगर कोई आते हैं
तो उसके लिए प्रोटेक्शन है यहाँ पर। दूसरा प्रोटेक्शन है यहाँ पर भारतीय मीडिया। भारतीय मीडियम देखिए, भारतीय मीडियम दो बात कहा गया है कि अगर मीडिया सही सही किसी चीज का वर्णन करता है, सही सही दिखाता है, तो मीडिया को ये पूरा अधिकार दिया गया है कि उसका समान संरक्षण कानून द्वारा किया जाए। आप इसको समझे होंगे। चलिए, आर्टिकल 14 आप समझे होंगे। दो बात, विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण। ठीक है, ये बात आप समझेंगे। यहां पर दो बात और सीखना है। बोलेगा कहां से लिया गया है, तो देखिए यहां पर जो है विधि के समक्ष समता, ये हमारे संविधान में ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से जोड़ा गया है, जबकि विधि के समक्ष संरक्षण ये हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से जोड़ा गया है। आप इस बात को याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 का। अनुच्छेद 15 में कई भाग, जैसे सब क्लोज 1 2 3 इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं अनुच्छेद 15 का 1। ये क्या कहता है? राज्य केवल धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि हमारा जो राज्य है, राज्य केवल और केवल, ध्यान देना यहाँ पर, ये केवल शब्द को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या मूल वंश के आधार पर या किसी भी व्यक्ति के जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। आप इसे समझोगे। यानी कि भारत में विभिन्न जाति धर्मों के लोग निवास करते हैं, लेकिन वहां पर सरकार ये कहती है, हमारा कानून ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, चाहे वो कहीं पर जन्म लिया हो, कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है। हमारा ये अनुच्छेद 15 का 1 कहता है। 15 का 2 क्या कहता है? 15 का 2 कहता है किसी व्यक्ति को दुकान, होटल, भोजनालय और मनोरंजन स्थल पर प्रवेश से वंचित नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पर ध्यान से देने की बात है। उदाहरण में हम लिखे हैं जैसे पार्क, समुद्र, झील, और ये स्थान जो होना चाहिए, याद रखिएगा, सार्वजनिक स्थल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए किसी भी दुकान, अब दुकान तो प्राइवेट और सार्वजनिक, यहाँ पर दोनों बात आएगा। दुकान देखिए लोगों का प्राइवेट भी होता है और दुकान सार्वजनिक रूप से भी होता है। सार्वजनिक रूप से जैसे ब्लॉक वगैरह में हो गया। अब यहाँ पर क्या कहता है? किसी भी प्रकार को होटल में या भोजनालय में, यानी कि जहाँ हम लोग, रेस्टोरेंट होता है जहाँ खाते हैं, वहां पर किसी भी प्रकार का, देखिए अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम है और उन्होंने अपना एक भोजनालय खोल रखा है, इसमें वो बात नहीं लिखेगा कि केवल हिंदुओं के लिए या केवल मुसलमानों के लिए यह होटल बनाया गया है, ऐसा वो बात नहीं लिखेगा। कोई भी व्यक्ति वहां पर जा करके भोजन कर सकता है। देखिए इसमें एक गड़बड़ भी हो जाता है कि मुसलमानों के लिए तो ये बात सही है। अगर हम भी खुद इसके चक्कर में एक बार पड़ गए थे भागलपुर में, कुछ जगह है उसमें, वहां पर एक क्या कहते हैं कि होटल में हम पार्ट 2 का जब हम एग्जाम देने जा रहे थे, उस समय क्या हुआ था कि हम, भूख लगा था, ये 1:30 बज गया था दिन, एग्जाम देके हम वापस लौट रहे थे, तो भूख लगा था। तो वहां पर क्या हुआ था कि हम गए तो मुसलमानों का वो था, हमको पता नहीं था कि किसका है। वहां पर लिखा हुआ नहीं था कि ये भोजनालय मतलब सिर्फ मुसलमानों के लिए है, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। हमको लगा कि खाना मिलता है, बस जाके खाना है। तो वहां हम गए, तो जा करके जब जैसे हम जाते हैं यहाँ पर, तो हमको वो आदमी जो होता है वहाँ पर काम करने वाला, वो हमको पूछता है, भैया आप हिंदू हैं कि मुस्लिम? तो हम बोले कि भैया हम तो हिंदू हैं। तो हिंदू हैं तो भैया आपके लिए यहाँ भोजन नहीं है। अब हम वहाँ गए जरूर, लेकिन हमें भोजन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा वो लोग अपना भोजन समझ रहे होंगे कि वो लोग क्या खाते हैं, नहीं खाते हैं, क्या बनाते हैं, तो हम बात नहीं करेंगे, तो वहाँ से वापस आ गए। ऐसे में देखिए सब मुसलमान अच्छे नहीं होते और सब मुसलमान खराब भी नहीं होते हैं। तो आप थोड़ा सा इससे अपना सावधान से ही चलिएगा तो बेहतर होगा। सेम उसी प्रकार से हर चीज में है। तो भोजन करते समय आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि आपको अच्छा सलाह देंगे और बहुत सारे लोग होते हैं कि आपको अच्छा सलाह नहीं देंगे। अगर हमको चाहता था, लेकिन वो आदमी बहुत अच्छा था जो कि हमको एक बार पूछ लिया और हम उस चीज से वाकिफ हो गए। अब यहाँ पर समझिए, अगला कहता है कि मनोरंजन स्थल। मनोरंजन स्थल का मतलब समझ रहे होंगे, कोई डांस म्यूजियम हो गया, वहां पर किसी भी प्रकार का, अब डांस अगर म्यूजियम हम खोले हैं
तो जरूरी थोड़े है कि हिंदू आएगा या फिर सिर्फ मुसलमान ही आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, कोई भी व्यक्ति आकर के डांस सीख सकता है, किसी भी प्रकार का वंचित नहीं करेगा। अब जैसे हम हो गया, यहाँ पर समुद्र हो गया, पार्क हो गया, झील हो गया, ये सब जगह में जाने पर हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा हमारे साथ, ये हमारा संविधान के अनुच्छेद 15 का 2 कहता है। ठीक है, आप इस बात को समझे होंगे। अब यहाँ पर अगला बात को हम समझते हैं कि अनुच्छेद 15 का 3 क्या कहता है। कहता है यहाँ पर कुछ प्रोटेक्शन दिया गया है, जैसे राज्य स्त्रियों और बालकों को विशेष प्रावधान दिया है। राज्य स्त्रियों और बालकों को विशेष प्रावधान दिया गया। देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा भेदभाव होता है। भेदभाव कैसे होता है, देखिए, स्त्री प्राचीन काल से दबी आ रही है और बालक को आप जानते हैं कि उसको अच्छा से शिक्षा नहीं मिल रहा है। तो आप किसी भी प्रकार का मान लीजिए जॉब की तैयारी कर रहे हैं या महिलाएं कर रही हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसको फिजिकल में कुछ छूट देते हैं। जैसे पुरुष को मान लीजिए कि 5 फुट लंब जम लेता है, तो महिला को क्या करेगा, 3 फुट या 3.5 फुट के अंतर्गत दे देगा, 3.5 इस प्रकार से दे देगा, 3, 3, 3.5 इस प्रकार से दे दिया जाता है। तो महिलाओं को फिजिकल में छूट कुछ दिया है। देखिए, उसके लिए कुछ आरक्षित सीटें भी होते हैं, रिजर्व सीट होते हैं। जैसे राजनीतिक में उसको अलग से सीट प्रदान किए जाते हैं, जैसे एजुकेशनल क्षेत्र में उसे अलग से दिया जाता है, मतलब छूट। हर चीज में उसको मतलब क्या कहते हैं कि व्यक्ति को यानी कि स्त्रियों को छूट कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे बिहार में 50% आरक्षण दे दिया है। क्यों दे दिया है, क्योंकि वो ऊपर उठ सके। देखिए, हम फिर से एक बात बता देते हैं कि ये छूट जो दिया जाता है, ये इक्वलिटी लाने के लिए दिया जाता है। ये एक प्रकार का सकारात्मक रूप से सकारात्मक आरक्षण इसको हम कह सकते हैं, सकारात्मक आरक्षण। अब सकारात्मक आरक्षण का सेम मतलब यही हुआ कि मान के चलिए कि एक एग्जांपल लेते हैं। कोई व्यक्ति है क्रिकेट स्टेडियम में, वो व्यक्ति, एक व्यक्ति छोटा है और एक व्यक्ति बड़ा है, और यहाँ पर मैच हो रहा है, वो व्यक्ति पीछे हैं। तो आप इस व्यक्ति को, ये जो छोटका व्यक्ति है, इसको मैच आप कैसे दिखाइएगा, तो सीधा से इसमें मतलब है कि इस व्यक्ति को आगे करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर उठाना पड़ेगा। या तो इसको आगे कर दीजिए या इसको ऊपर उठा दीजिए। ऊपर उठाइएगा तो क्या होगा, वो भी मैच देख लेगा। तो वैसे में इक्वलिटी लाने के लिए, व्यक्ति को बराबर करने के लिए, समान अधिकार हमें इसलिए तो दिया गया है कि व्यक्ति बराबर हो जाए और फिर जाकर के अपना क्रमबद्ध विकास करे। आप इस बात को समझेंगे। बच्चों को देखिए, यहाँ पर बालक के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में से छूट मिलता है। जैसे इसमें बताया गया है कि भैया अगर 6 से लेकर 14 साल आपका उम्र हो रहा है और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको एजुकेशन फ्री दिया जाएगा। इस प्रकार से छूट दिया जाता है। अब देखिए कहां कहां पर छूट दिया जाता है। देखिए, जनरल यूर इसमें 50.5% व्यक्तियों को छूट दिया जाता है, मतलब महिलाओं के लिए, और हम बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। दूसरा इसमें बात कर रहे हैं ओबीसी के लिए 27% है, जबकि एससी और एसटी के लिए 15%, 7.5% इस प्रकार से दिए गए हैं आरक्षण, मतलब इस क्षेत्र में। तो ये हमारा आरक्षण जो प्रावधान निकलता है, ये हमारा अनुच्छेद 15 का 3 कहता है। आरक्षण का शुरुआत कहां से होता है, देखिए, आरक्षण एक लंबा टॉपिक है, इसे हमें अच्छा से समझना पड़ेगा। यहाँ पर हम नहीं समझ रहे हैं, हमें यहाँ पर मूल अधिकार पढ़ना है, इसलिए हम इसे नहीं समझ रहे हैं। इसको हम किसी दिन एक टॉपिक अलग से लाएंगे कि आरक्षण क्या है, आरक्षण जरूरी क्यों है, और आरक्षण से नुकसान या फायदा क्या हो सकता है, इसके बारे में हम किसी दिन समझ लेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 15 का 4। ये कहता है सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के लिए। देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा बात लिखा गया है कि अगर ये मिलेगा, छूट मिलेगा, तो आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए। यहाँ पर जाति के आधार पर, देखिए, यहाँ पर जाति के आधार पर ये नहीं मिल रहा है। यहाँ पर फिर से हम बात बता देना चाहते हैं, ये जो आरक्षण दिया जा रहा है जाति के रूप में नहीं दिया जा रहा है। यहाँ कहता है समाज में अगर कोई व्यक्ति पिछड़ गया है, आर्थिक रूप से अगर पिछड़ गया है, यह समाज में कोई व्यक्ति शैक्षणिक रूप से पिछड़ गया है, तो उसे उस प्रकार का लाभ मिलेगा, यानी नागरिकों के लिए दिया जाएगा। विशेष इसमें एससी और एसटी को रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे संविधान में एक प्रावधान है कि महिलाएं चाहे जनरल हो, महिलाएं चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, या फिर अदर कोई बैकवर्ड क्लास हो, किसी भी प्रकार का लोग हो, तो उसे आरक्षण लड़कियों को दिया गया है। चाहे स्कूल में देखिए पोशाक के माध्यम में, साइकिल योजना में, हर लड़की को, चाहे जनरल से हो
चाहे किसी भी अदर क्या कहते हैं कास्ट से हो, उसको मिलता ही मिलता है, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी जाति का लोग है, तो लड़कियों को लगभग एक समान आरक्षण प्रदान किए गए हैं सरकार द्वारा। आरक्षण को हम अच्छे से किसी दिन समझ लेंगे। आगे देखिए, आगे जो इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, 15 का 5। अब 15 का 5 क्या कहता है, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी, ओबीसी एससी एसटी, यानी कि ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, उसके लिए शैक्षणिक में प्रवेश में आरक्षण। यानी शैक्षणिक कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसको जो है 73वां संविधान संशोधन क्या कहते हैं, 73वां नहीं सॉरी 93वां यानी कि 93 संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। और इसमें विशेष रूप से ओबीसी और एससी एसटी ये 3 लोगों के लिए इसमें आरक्षण प्रदान किया गया शैक्षणिक। जैसे अब किसी कॉलेज में हमें नामांकन लेना है, अब किसी कॉलेज में नामांकन लेना है, तो आप देखे होंगे कि जनरल होता है, और एक ओबीसी हो गया मेरा, और एक हो गया मेरा एससी और एसटी। ये सब को कुछ ना कुछ अलग अलग छूट दिया जाता है, सिवाय इसको नहीं मिलता है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर हमें 150 रुपया यानी कि 1050 रुपया अगर हमें एडमिशन में लगता है, तो वही एससी एसटी को जो है 400 या 300 या 500 इस प्रकार से लगेगा। यानी शैक्षणिक का मतलब यही होता है कि किसी भी प्रकार का अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं पढ़ाई के मामले में, तो आपको क्या जाएगा, आपको कुछ विशेष छूट दिया जाएगा। पढ़ने के लिए आरक्षण उसमें प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। इसको 93 संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है 2005 में। अगला देखिए क्या कहता है, 15 का 6, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। अब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जो है ये 103वां संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया। आर्थिक रूप से पिछड़े का मतलब ये हो जाता है, इसमें जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, चाहे कोई भी हो गया, जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उसको 10% आरक्षण दिया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे यहाँ 50% आरक्षण है, तो इन्हीं 50% में से 10% पर्सनल उस व्यक्ति को आरक्षण दिया जाएगा जिसे वह रिजर्व करते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कोई भी क्लास का हो, अगर उस व्यक्ति के पास में पिछड़ा वर्ग यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा है, यानी कि बहुत ही गरीब हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए 10% अलग से आरक्षण प्रदान किया गया है। इन्हीं में से उनको काट को 10% दे दिया गया है। अलग से देखिए, अलग से इसको उसमें नहीं जोड़ा गया, तब तो ये 60 हो जाएगा, नहीं, 50 में से ही 10 निकालकर पर्सनल उन व्यक्तियों को दे दिया गया है। ठीक है, तो आप इस बात को समझे होंगे। चलिए आगे समझते हैं। आगे क्या है, अनुच्छेद हम 15 समझ लिए और 15 का 6 तक समझ लिए। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। 16 क्या कहता है, देखिए, कहता है 16 का 1, लोक नियोजन के अवसर पर समानता। लोक नियोजन के अवसर पर समानता का मतलब क्या हो जाता है कि अगर कोई भर्ती लेता है, भर्ती यानी कि कहीं पर नौकरी करता है, अवकाश लेता है, पदोन्नति होता है या पेंशन होता है, उसमें क्या किया गया है, समान व्यवहार किया गया है। ठीक है, उसमें समान व्यवहार किया गया है। जैसे कि अगर हम किसी भी तरह का नौकरी लेते हैं, तो जरूरी नहीं, मान लीजिए कि दरोगा का वैकेंसी निकला, और दरोगा का वैकेंसी निकला मान लीजिए 1000। अब 1000 जो वैकेंसी निकला, इस वैकेंसी में समाज के वो हर वर्ग जॉब लेंगे जो हमारे संविधान कहता है, अनुच्छेद 16। यानी चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, उसके लिए एक समान लोक नियोजन बनाया गया है। यानी कि एक समान रूप से वो फॉर्म भर पाएंगे और फॉर्म भर करके वो जॉब ले पाएंगे। तो यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बोला गया है कि पर्सनल इस व्यक्ति के लिए वैकेंसी निकला है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर सबके लिए एक समान है, एक समान रूप से मिलेगा। अब कहता है आगे यहाँ पर कि अवकाश, मान लीजिए कोई छुट्टी लेता है, अब गर्मी छुट्टी होता है। अब गर्मी छुट्टी में देखे होंगे कि बहुत सारे टीचर्स होते हैं, हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, अदर
कास्ट के होते हैं, तो सब के लिए जो अवकाश होगा भैया एक समान। जरूरी नहीं है कि तुम भैया मुसलमान हो तो स्कूल में पढ़े रहो और वह हिंदू है तो उसके लिए छुट्टी है, नहीं, सब के लिए क्या है, बराबर अवकाश। पदोन्नति यानी कि मान लीजिए प्रमोशन किसी व्यक्ति का हो रहा है, तो प्रमोशन जो हो रहा है वहां पर भी एक समान होगा, यानी कि किसी भी व्यक्ति में कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी को पेंशन मिल रहा है, जरूरी नहीं कोई व्यक्ति SC/ST से है और उसको पेंशन 10,000 क्या कहता है 10,000 महीने का दे रहा है और किसी व्यक्ति को 20,000 महीने का दे रहा है, ऐसा नहीं है। अगर किसी एक जाति को 20,000 पेंशन महीने का मिल रहा है तो अगर वो किसी भी जाति से अगर आते हैं तो उसको भी पेंशन 20,000 ही मिलेगा। आप इस बात को समझ लिए होंगे, तो इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो सारे बात हम लिखे हैं इसमें मूल रूप से जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान और उद्भव और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है, यानी कि किसी भी तरह का इन सब में कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी मूल वंश से हो। मूल वंश का मतलब आप समझिए कि किसी भी वंशज से हो, उसको किसी भी प्रकार का कोई भेद, चाहे वो लिंग भी हो, यानी कि महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर उसका जन्म बिहार में हुआ हो, राजस्थान में हुआ हो, कहीं हुआ हो, उद्भव का मतलब हो गया कि उसका पालन पोषण किसी भी परिस्थिति में हुआ हो, उसके साथ आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 के सब क्लोज 1 और 2 में आप इस बात को समझ लिए। अब 16 और तो समझ लिए, अब 17 समझते हैं। देखिए, अच्छा 16 का कुछ 3 भी है, 6 तक है इसमें भी से। देखिए अब क्या कहता है 16 का 3, ये कहता है निवास स्थान के आधार पर भेदभाव हो सकता है। लीजिए, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव यानी कि नहीं हो सकता है, लेकिन सब क्लोज 3 कहता है कि निवास स्थान के आधार पर भी भेदभाव हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए मान लीजिए कोई आदमी MP में है, कोई आदमी बिहार में है, ठीक है, और कोई आदमी UP में है। समझिएगा, अगर आपको यहां PCS का एग्जाम देना है और यहां भी PCS देना है और यहां भी PCS देना है, अब PCS का एग्जाम हम देते हैं, कोई आदमी बिहार से है, समझिएगा बात को, कोई आदमी बिहार से है और वह ST कैटेगरी से है, ठीक है, लेकिन इसे तो यहां पर आरक्षण है, इसे यहां पर आरक्षण है, मान लीजिए इसे 10% यहां पर आरक्षण है, समझने के लिए हम बता रहे हैं, यहां पर इसे 10% आरक्षण है। अब ये व्यक्ति जाता है MP और MP में PCS का एग्जाम भरता है, तो क्या ये ST में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यहां पर उसे जनरल कैटेगरी में रख दिया जाएगा। इसी व्यक्ति को यहां पर, यानी कि बिहार से जो व्यक्ति गए हैं MP, उसे जनरल कैटेगरी में रख दिया जाएगा। उसी प्रकार अगर UP से बिहार आए तो उसे जनरल कैटेगरी में रख दिया जाएगा, चाहे वह SC हो, ST हो, OBC हो। तो इस आधार पर राज्यों में थोड़ा सा भेदभाव होता है। भेदभाव इसलिए भी होता है कि एक राज्य का कर्तव्य यह होता है कि पहले वह अपने राज्यों के व्यक्ति को जॉब दे, बाद में वह किसी अन्य राज्य के व्यक्ति को जॉब देगा, ठीक है, ये राज्य का कर्तव्य होता है। तो यहां पर जो है ये भी जो भेदभाव हम कह सकते हैं ये सकारात्मक भेदभाव, ये क्या है, ये भी एक प्रकार का सकारात्मक भेदभाव है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप समझे होंगे इस बात को अच्छे से, ठीक है। अब जो है यहाँ पर कहता है 16 का 4, राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण, यानी कि राज्य के अधीन, यानी कोई भी व्यक्ति राज्य के अधीन आता है तो राज्य में आकर के अगर वो पिछड़ गया है तो उसको आरक्षण दिया जाएगा, पिछड़े लोगों को आरक्षण। यहाँ पर जैसे पदोन्नति, यानी कि जैसे कि प्रमोशन में पदोन्नति यानी कि प्रमोशन में। अब प्रमोशन में क्या है, जैसे SC ST कैटेगरी से हैं तो उन व्यक्तियों को थोड़ा सा प्रदान किया जाएगा आरक्षण यहाँ पर, क्योंकि ये SC ST कैटेगरी से हैं। अगर ये DSP हैं, DSP हैं, इसको SP बनना है, तो अगर कोई मान लीजिए जनरल हैं और कोई ST हैं तो इन व्यक्ति को यानी कि ST का प्रमोशन
हो सकता है कि जल्दी हो जाए और उसका प्रमोशन डायरेक्ट एक लेवल नहीं डबल लेवल भी बढ़ा सकता है। तो ठीक है, और इसे जोड़ा गया है किस संविधान संशोधन से? ये 77वां संविधान संशोधन हुआ था 1995 में, इसे जोड़ दिया गया है। ये अनुच्छेद 16 का 4 कहता है। आप इसे समझे होंगे, आगे समझिए और आगे क्या होता है। अब देखिए आगे क्या है, 16 का 4 का बी क्या कहता है कि यहाँ पर एक है कैरी फॉरवर्ड यानी कि बैकलॉग, इसको कैरी फॉरवर्ड को बैकलॉग कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझिए, इसको जोड़ा जो गया है 81वां संविधान संशोधन 2000 में हुआ था, इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को आरक्षण दिया गया, आरक्षण दिया गया, आरक्षण दिया गया। अब इसमें क्या है, आरक्षण दिया गया, आरक्षण कैसे? मान लीजिए कि एक अभी हम बताएं कि दरोगा का वैकेंसी निकला और दरोगा का वैकेंसी में 1000 कुल पद दिया। 1000 पद में इसमें क्या कर दिया गया कि एसटी कैटेगरी के लिए 7.5% सीट रिजर्व कर दिया गया। 7.5% सीट रिजर्व कर दिया। मान लीजिए कि इसके पास में 75 सीट आ गया और 75 सीट में से जो एसटी कैटेगरी के थे उनका जो सिलेक्शन हुआ वह 50 ही हुआ, यानी कि 75 में से 50, यानी कि कह सकते हैं कि लगभग 25% इसके पास सीट खाली रह गया। यानी कि ये जो 4 का बी कहता है, अब ये जो दोबारा वैकेंसी आएगा, दोबारा जो वैकेंसी आएगा, मान लीजिए दोबारा वैकेंसी फिर से आया 1000, तो 1000 में इन व्यक्तियों को कितना सीट रिजर्व कर दिया गया था? 75 सीट रिजर्व कर दिया गया था। किसके लिए कर दिया गया था? एसटी के लिए कर दिया गया था। लेकिन एसटी का सिलेक्शन कितना हुआ? एसटी का सिलेक्शन 50% ही हुआ, यानी 25% सीट खाली, यानी कि मान लीजिए कि 25 सीट खाली बच गया। अब ये 25 सीट जो खाली बच गया, इस 25 सीट को जरूरी नहीं है कि यहां से जोड़ करके 25 निकालेगा, नहीं, अगला वैकेंसी जो आएगा उसमें क्या करेगा, इन्हीं 1000 वैकेंसी में वो भी 25 सीट हैं, लेकिन उस बार कितना रिजर्व था? 75, इस बार 25 और जोड़ दीजिए, यानी कि व्यक्तियों के लिए यहां पर 100 सीट रिजर्व कर दिया जाएगा। किसके लिए? एसटी के लिए। आप इस बात को समझे होंगे कि मेरा अनुच्छेद 14 का 4 बी क्या कहता है, यानी कि आरक्षण से संबंधित है। यानी किसी भी एससी कैटेगरी या एसटी, हम एक उदाहरण लिए, एससी हो या एसटी हो, अगर 1000 पद निकाला है तो 1000 पद में 75 सीट मान लीजिए कि उसका आरक्षित हो गया। अब 75 सीट में एसटी में जो है 50 आदमी शामिल हुआ, 25 सीट बचा रह गया। अगला जो वैकेंसी आएगा, अगला वैकेंसी में उसको 1000 सीट तो लाएगा, लेकिन उसी में से 100 सीट आरक्षित होगा। 75 पहले, बाद में जो 25 खाली था वो 100 हो गया। आप इस बात को समझे होंगे, ठीक है। आगे समझते हैं। 16 का 5 क्या कहता है? नियुक्त में वरीयता, यानी कि नियुक्ति में वरीयता। अब नियुक्ति में वरीयता क्या? जैसे किसी भी व्यक्ति का नियुक्ति होता है, यानी कहीं पोस्टिंग होता है, तो पोस्टिंग में उसे आरक्षण दिया जाता है। हर चीज में आरक्षण दिया जाता है, उसके पोस्टिंग में उसको आरक्षण दिया। जैसे आप समझे होंगे कि किसी भी व्यक्ति का मेरिट अगर एससी कैटेगरी से है, एससी कैटेगरी से है तो उसका मेरिट 80 से बन रहा है, और कोई भी व्यक्ति अगर जनरल कैटेगरी से है, जनरल कैटेगरी से है तो उसका मेरिट क्या बन रहा है? 85 से बन रहा है। यानी कि इसमें नियुक्ति में भी वरीयता दिया जा सकता है। तो ये हमारा कौन सी कहता है? अनुच्छेद 16 का 5 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति में वरीयता दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है? हम अभी समझ लिए कि कोई व्यक्ति जनरल से है तो उसका जो रिजल्ट बन रहा है 85 से बन रहा है, वही व्यक्ति अगर एससी से है उसका जो रिजल्ट बन रहा है वो 80% से ही बन रहा है। आप इसे समझ लिए होंगे। यहां 16 का 6 देखिए अब क्या कहता है? ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इसको कहते हैं, इसको 10% आरक्षण दिया गया है। ये कब दिया गया है? सिंघो आयोग की सिफारिश पर दिया गया है। सिंघो आयोग की सिफारिश पर दिया गया है। अब देखिए, यानी कि इकोनॉमिक की जो एक तरह से ऐसे समझिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि इकोनॉमिक यानी आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, उसको दिया गया है इस प्रकार का आरक्षण। जैसे उस व्यक्ति को यह आरक्षण का लाभ तब मिलेगा जब 5 एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं होगा। 5 एकड़ से कम भूमि रहेगा
तब उसको इस प्रकार का 10% आरक्षण मिलेगा, और परिवार का आय 8 लाख से कम होना चाहिए, तब उसे इस प्रकार का आरक्षण का लाभ उठा पाएगा। लेकिन आज समस्या ये है ना कि बहुत सारे व्यक्तियों के पास में इस प्रकार का आरक्षण आज भी उठा रहा है, वो आर्थिक रूप से मजबूत है लेकिन आज भी लाभ उठा रहा है। तो जरा समझिए क्या होगा इस बात का। ऐसे में सरकार को दिक्कत आ जाता है और कर देता है, लोग अपना नैतिकता लोग भूल जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आता है 17 में सीधा दिया है अनटचेबली। अब क्या दिया है, अस्पृश्यता, यानी कि व्यक्तियों में एक तरह से अनटचेबली की बात किया गया है, अनटचेबिलिटी। अब ये क्या होता है, संविधान में इस शब्द की व्याख्या नहीं है, अनटचेबिलिटी की संविधान में कोई व्याख्या नहीं है, यानी कि अस्पृश्यता का कोई संविधान में जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन जब संविधान में किसी भी बातों का अगर जिक्र नहीं मिलता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ कोर्ट का मामला सुन लेते हैं। जैसे मद्रास का हाई कोर्ट ने एक याचिका दायर की, उसमें जो बताया गया कि जन्म के आधार पर अगर कुछ जातियों का बहिष्कार होता है तो उसी को अनटचेबिलिटी कहते हैं। यानी कि एक प्रकार से समझिए कि जन्म के आधार पर, यानी कोई व्यक्ति, यानी कि छुआछूत, आप सीधा समझ लीजिए, छुआछूत यानी कि छुआछूत नहीं कर सकता है, यानी कि किसी भी व्यक्तियों में छुआछूत नहीं हो सकता। यानी छुआछूत का अंत हमारे संविधान के 17 में, यानी अनुच्छेद संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 17 में कहा गया है कि छुआछूत व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे देखिए, छुआछूत इस हद तक भी हुआ है समाज में कि लोग पानी तक, लोगों के घर पे खाना तक भी नहीं खाते थे, या किसी भी प्रकार का भोजनालय में, भोज में, या किसी भी प्रकार का लोगों को नहीं बुलाते थे कोई फंक्शन में, इस प्रकार का भी छुआछूत होता था। तो छुआछूत को समाप्त करने के लिए इस प्रकार का अधिनियम लाया गया। कब लाया गया, 1995 में अधिनियम लाया गया। 2 सितंबर 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया। यानी कि सबसे पहले इसे 1995 में लाया गया, इसको अंत करने के लिए, इसका निवारण के लिए, और 2 सितंबर 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण किए गए। यानी नागरिकों को अधिकार प्रदान किया गया कि आपके साथ किसी भी प्रकार का अगर भेदभाव होता है तो सीधा आप अनुच्छेद 17 के तहत सुप्रीम कोर्ट आइए और याचिका दायर कीजिए। यानी कि आप इसे समझे होंगे कि अस्पृश्यता क्या होता है। यानी कि फिर से हम एक बार बता देते हैं कि यह एक प्रकार का छुआछूत भेदभावपूर्ण है। फलनमा जाति का है, चिलनमा जाति का है, उससे हम नहीं बोलेंगे, उससे हम बात नहीं करेंगे, तो इस प्रकार का भेदभाव को हम छुआछूत कहते हैं। यानी जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है इसी को हम छुआछूत कहते हैं। ठीक है, आप इसे समझे होंगे। और हाई कोर्ट के अनुसार में बोला गया कि कोई व्यक्ति का जन्म अगर किसी भी जाति में हुआ हो, अगर जातियों के आधार पर उसे बहिष्कार हम कर देते हैं तो यही छुआछूत हैं। और आपके अगल बगल में भी होता है, हमारे अगल बगल में भी होता है, सबके आसपास में आज भी छुआछूत विद्यमान हैं। ठीक है, तो इस बात को आप समझे होंगे। चलिए आगे हम चलते हैं, बात करते हैं कि अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, सॉरी 19 कैसे होगा, 18 होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये 18 होगा, अनुच्छेद 18 कहता उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति में किसी भी प्रकार का कोई उपाधि नहीं रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति राय बहादुर सिंह, महाराणा हरेंद्र सिंह, ठीक है, राय साहब, इस प्रकार का उपाधि, यानी कि उपाधियों को अंत कर दिया गया। यानी कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे किसी भी प्रकार का उपाधि नहीं लगा सकती है। आप समझे होंगे इस बात को। आगे इसमें और समझते हैं अपवाद में क्या है। अपवाद में क्या है कि अगर सेना है, अगर कोई विद्या के क्षेत्र में है तो उसे उपाधि अनुमति दी जाएगी। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, इस प्रकार से कोई वकील है तो डॉक्टर फलना सिंह, डॉक्टर चिन्ना सिंह,
डॉक्टर ढंकेना सिंह जो भी बोल सकते हैं, तो डॉक्टर, इंजीनियर लगा सकते हैं। इस प्रकार का उपाधि आपको कोई भी प्रकार का नहीं करेगा। तो उपाधि जो है कुछ लिमिट मात्रा में लगा सकते हैं, ना कि बड़े बड़े उपाधि। उससे क्या होता है कि भेदभाव बनता है, भेदभाव बड़े और छोटे यानी कि अमीर और गरीब के बीच में फिर से एक बार भेदभाव बनने लगता है। तो इस बात को आप समझे होंगे। अब देखिए क्या कहता है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार या पद्म भूषण या पद्म विभूषण ये किसी प्रकार का उपाधि है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम तीन बात लिखे हैं, एक पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ये तीन प्रकार का अवार्ड दिए जाते हैं भारत में। अब इसमें एक जो बात आता है, क्या ये उपाधि है, तो ये एक ठो कहता है बालाजी राघवन और वर्सेस होता है यूओआई के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके बीच में 1996 में यह बताया गया कि ये कोई उपाधि नहीं है। यानी मान लीजिए सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया है, तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया है तो वो क्या लिखेगा, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर? नहीं, वो नहीं लिखेगा। क्यों नहीं लिखेगा? क्योंकि ये कोई उपाधि नहीं है, ये क्या है, ये एक तरह से मान लीजिए कि अवकरण है, अवकरण, ठीक है, ये उपाधि नहीं है, ये अवकरण, यानी कि इसे हम उपाधि नहीं कहेंगे। काहे? कि देखिए अब वंश के आधार पर उपाधियों का अंत इसलिए होता है कि मेरा पिताजी राय बहादुर थे तो हम भी लगाएंगे राय बहादुर। वो वाला क्या होता है कि वंशानुगत जब चलता है तो वंशानुगत में एक प्रकार का निश्चित हो जाता है कि किसी भी प्रकार का हम उपाधि का अगर अंत करते हैं तो उससे भेदभाव, छुआछूत वगैरह सब खत्म होता है। तो इससे समाज में समानता लाने का प्रयास किया गया, यानी उपाधियों का अंत करके। तो क्या इसमें आता है कि क्या ये देखिए, अब ये जो सचिन तेंदुलकर का बेटा है, सचिन तेंदुलकर को मिला है भारत रत्न, अब क्या लिखेगा, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न है? नहीं लिखेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसका बेटा भी इस बात को लिखता है तो उसके बेटा को यह शोभा नहीं देगा, क्योंकि यह एक मेरिट है, यह एक हमारे मेहनत का एक मेरिट आधार है और हमारे मेहनत पर इसे बना है और हमारे मेहनत के लिए बना है। तो ये एक प्रकार का अवकरण है, ना कि एक प्रकार के वो उपाधि है। तो क्या बोला गया इस केस में कि भैया आप इसको नाम के आगे या पीछे में नहीं लगा सकते हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर पद्मश्री या फिर भारत रत्न आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। आप इस बात को समझें। अब देखिए, अब एकदम शॉर्टकट में एक बार इसका हम रिवीजन कर लेते हैं संपूर्ण सार में। क्या कहता है आर्टिकल 12 से 18 तक में? आर्टिकल 12 कहता है राज्यों का परिभाषा देता है, ठीक है। आर्टिकल 13 क्या कहता है, असंगत कार्य करने पर मूल अधिकार शून्य कर दिया जाएगा। यानी कि अगर राज्य परिभाषा देता है कि राज्य को ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो लोगों का मूल अधिकार का उल्लंघन, पहला नंबर हो गया। दूसरा, अगर क्या कहता है 13 नंबर, अगर कोई आप मूल अधिकार आपको दिया गया है और किसी भी प्रकार का आप उसका उल्लंघन करते हैं तो आपसे मूल अधिकार निरस्त कर दिया जाएगा। अगला कहता है 14 विधि के समता। उसके बाद 15 क्या कहता है, जाति धर्म लिंग के आधार पर क्या कहता है भेदभाव नहीं हो। 15 क्या कहता है, 15 क्या कहता है, जाति धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के अवसर की समानता। और 17 छुआछूत का अंत होता है। और 18 उपाधियों का अंत करता है। तो आप अच्छे से 18 तक समझे होंगे। देखिए, अगर आप नहीं समझे तो एक बार फिर हम कहते हैं कि इसको वीडियो को एकदम स्लो कीजिए, अच्छा से समझिए और अच्छा से जांचिए। मूल अधिकार हमें पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हम फिर से एक बार बता देना चाहते हैं, मूल अधिकार पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये हमारे जीवन से संबंधित है और हमारे जीवन के व्यक्तिगत दशा और दिशा को ये तय करता है। इसीलिए हमें फंडामेंटल राइट जानना अति आवश्यक है। आगे हम अगला क्लास में देखेंगे आगे की पार्ट को, और इस पर जो भी एमसीक्यू बनेगा, जो भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे, हम कोशिश करेंगे कि इस पर हम क्वेश्चन लाए और अच्छे से आप जांच परीक्षण करें कि हमसे कितना सही और कितना गलत हो रहा है। चलिए, इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं अंत, क्लास को करते हैं समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, बाकी आगे देखेंगे।